student, in this video we'll discuss chapter number 8, Government for Development. Student, the primary focus of this chapter is on Planning Commission. Planning Commission का अभी करंट का नाम है बच्चा नीति आयोग. तो हम नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को पढ़ेंगे इस चैप्टर में. स्टूडेंट, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, क्योंकि दे रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट और जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत टाइम बाद रियलाइज होंगे. जैसे रेलवे का कंस्ट्रक्शन है, इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मेकिंग रेल लाइंस प्लस लोकोमोटिव्स, है ना. उसके बाद आता है डैम्स. डैम्स बनाने में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो आपके या मेरे बस की बात नहीं है, या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी की बात नहीं है कि वो इस काम को कर दे. ठीक है, तो कुछ काम जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है. ठीक है, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करे सो दैट वी कैन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर. ये जो सेक्टर है ये ना ही हमें मतलब हमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो देंगे ही देंगे, सोसाइटी को डेवलप करेंगे, हमें इकोनॉमिकली प्रॉस्पर बनाएंगे, ओवरऑल हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी करेंगे. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर गुड गवर्नेंस हुई तो एजुकेशन, हेल्थ, आईटी सब कुछ डेवलप करेगा और हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगी. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि गुड गवर्नेंस का एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल होता है डेवलपमेंट में. पर भाई, अगर आपको सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो वो पॉसिबल हो पाएगा प्रॉपर प्लानिंग से. तो इतने बड़े इंडिया के लिए प्लानिंग करना, जो कि के 7th लार्जेस्ट है एरिया में, 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री पॉपुलेशन में, और कुछ लोगों का मानना तो यह है कि अब हम फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गए. तो इतनी बड़ी कंट्री के लिए अगर हमें प्लानिंग करनी है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड थी जो बैठ के सिर्फ प्लानिंग करे. तो हमने बनाई प्लानिंग कमीशन, और इसी प्लानिंग कमीशन को अब हम कहते हैं नीति आयोग. कब बना था प्लानिंग कमीशन स्टूडेंट्स? 15 मार्च 1950 को. जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बन जाता है प्लानिंग कमीशन का. अगर आप एक बार पीएम बन गए, इट मीन्स आप प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन भी बन गए. प्लानिंग कमीशन के काम क्या है? पहले तो कंट्री के रिसोर्सेज को असेस करो, कितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं. फिर इफेक्टिव प्लान्स बनाओ कि इनको हम बैलेंस्ड वे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं. फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के. फिर एग्जामाइन करो कि हम किस एक्सटेंट तक यूटिलाइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और प्लान की प्रोग्रेस को भी देखते चलो. फिर हमें ये भी सुपरवाइज करना है कि जो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो, इसका जो बेनिफिट है ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचे. ऐसा ना हो सिर्फ थोड़े बहुत लोग इससे फायदा उठा पाए. स्टूडेंट, जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ये एक रास्ता बना देते हैं 15 ईयर्स तक के नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा का, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब भी जुड़ा होता है. दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द एंड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान. और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ? 12th 5 ईयर प्लान के बाद. 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? 12 से 17. 5 ईयर प्लान्स जो हमारी प्लानिंग कमीशन है अब तक 12 5 ईयर प्लान्स बना चुकी है और 6 एनुअल प्लान्स भी बनाए. बच्चा, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है इसका कंसेप्ट हमने किस कंट्री से लिया है? रशिया से. रशिया में भी जब व्लादिमीर लेनिन का कंट्रोल था, स्टालिन का कंट्रोल था, तो उन्होंने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू ही रशिया को डेवलप किया, मतलब यूएसएसआर को डेवलप किया था. फिर यूएसएसआर टूट गया 1991 में, तो सिर्फ क्या बचा? रशिया. तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स किससे लिए हैं? रशिया से. अब 5 ईयर प्लान तो समझ में आता है कि प्लानिंग कमीशन बनी थी 5 ईयर प्लान्स के लिए, पंचवर्षीय योजना इसको हिंदी में कहते हैं. फिर 6 एनुअल प्लान्स क्या है? तो बेटा, एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया. सीवियर ड्रॉट, सूखा भी पड़ गया, प्राइस राइज हो गए, हर चीज़ के प्राइस बढ़ने लगे, करेंसी डिवेल्यूएट हुई.
तो बच्चा प्लानिंग कमीशन ने जितने भी प्लान बनाए थे उनके लिए जो रिसोर्सेज थे उनमें रिडक्शन होने लगा, कमी आने लगी। तो फिर प्लानिंग कमीशन ने सोचा कि अब हम एक काम करते हैं, एनुअल प्लान्स बनाते हैं। तो 66 से 69 तक 3 एनुअल प्लान्स बने। ठीक है बात, 3 एनुअल प्लान्स बने हमारे कब से कब तक, 66 से 69 तक। 66 से 69 तक हमारे 3 एनुअल प्लान्स बने। जो 5 ईयर प्लान्स थे उसको टर्मिनेट किया गया और एनुअल प्लान्स बना दिए। कितने एनुअल प्लान्स बने बच्चा, 3। कब से कब तक, 66 से 69 तक। इसके बाद फिर एक बार और ऐसा मौका आया, कब, जब 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था उसको भी हमने टर्मिनेट किया, बीच में रोका और फिर एनुअल प्लान्स बनाए 79 से 80 तक। तो अब कितने एनुअल प्लान हो गए, 4 एनुअल प्लान हो गए। 3 हमने यहाँ बना दिए 66 से 69, एक हमने 79 से 80 तक बना लिया। इसी तरीके से जो 8th 5 ईयर प्लान था वो भी प्रॉपरली इफेक्ट में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से 8th 5 ईयर प्लान टाइमली नहीं आ पाया। इसकी वजह से हमने 2 एनुअल प्लान्स बनाए, एक 1990 से 91 तक के लिए और एक 1991 से 92 के लिए। ठीक, कोई बात, तो हो गए 6। पहले 2 कब बनाए, 3 बनाए, पहले 3 बनाए 66 से 69, फिर चौथा बनाया 79 से 80 तक, फिर पांचवा बनाया 90 से 91 और छठवा बनाया 91 से 92। तो अब तक 12 5 ईयर प्लान प्लस 6 एनुअल प्लान बन चुके हैं। आगे बात, 12 5 ईयर प्लान और 6 एनुअल प्लान। क्या क्लियर है इतने कॉन्सेप्ट? चलें आगे। बेटा ये एनुअल प्लान की 5 ईयर प्लान्स की डेट्स हैं, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही है, रीडिंग लेना है। एनुअल प्लान 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, फिर एनुअल प्लान 79 से 80 में आया, ये रहा। फिर एनुअल प्लान 90 से 91, 91 से 92, ठीक है। और 12th 5 ईयर प्लान हमारा कब आया, 2012 से 2017। ना इम्पोर्टेंस ऑफ 5 ईयर प्लान, क्यों बनाए, क्या महत्व था इनका, क्या इम्पोर्टेंस थी। तो पहला, 5 ईयर प्लान्स हमने फॉर्मुलेट किए, बनाए, किस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, एक नहीं बेटा बहुत सारी थी, उनमें से 3 मेन प्रॉब्लम थी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज। बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा था, जो डेली नीड्स की चीज़ थी उनके प्राइस बढ़ते जा रहे थे। पॉवर्टी मतलब गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी थी, लोग काम तो करना चाहते थे पर काम मिल नहीं रहा था, ठीक है। इस सब से लड़ने के लिए हमने क्या बनाए, 5 ईयर प्लान्स। द 5 ईयर प्लान्स लेड टू एन इम्प्रूवमेंट, इन्हीं 5 ईयर प्लान से इम्प्रूवमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, पावर जनरेशन बढ़ गया, मतलब बिजली हम लोग ज़्यादा बनाने लग गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा हो गया, आज हम सबके पास मोबाइल हैं, वॉकी टॉकीज पे लोग बात कर पा रहे हैं, रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, टेलीविज़न के थ्रू आप इतना कुछ देख पा रहे हो। तो ये सब 5 ईयर प्लान्स की ही देन है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रही है, सब बिकॉज ऑफ 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान थे उन्होंने बेटर डिस्ट्रीब्यूशन किया पब्लिक रिसोर्सेज का फॉर द पर्पज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक आर्थिक ग्रोथ के लिए पब्लिक रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, किसने, 5 ईयर प्लान्स ने। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का टिल डेट सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। मोर देन 60% पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली engaged in agriculture, directly or indirectly based on whom, एग्रीकल्चर ओनली। आज तक का ये सिनारियो है, तो उस टाइम को याद करो जब हमने प्लान शुरू किए होंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती होगी। तो जो एग्रीकल्चर है वो मेन स्टे है इंडियन इकोनॉमी का, ये हमें फूड देता है जैसे कि वीट, राइस, रॉ मटेरियल देता है जैसे कॉटन, जूट, इंडस्ट्रीज के लिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे स्पाइसेस, मसाले, शुगर, शक्कर, टी, चाय,
ये इम्पोर्टेंट आइटम है जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डॉलर। वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलती है व्हेन वी एक्सपोर्ट स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, जूट। ओके। और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बेटा आज़ादी के बाद ही हमने डिसाइड कर लिया था कि सबसे पहला काम करेंगे इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का फूड प्रोडक्शन में। उसके ऊपर हमने काम भी किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो रिकॉग्नाइज सून। जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि भाई एग्रीकल्चर में तो काम करना है। इंडिपेंडेंस के बाद ही हमने इसके ऊपर काम किया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया उसमें हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर सेक्टर को। इस टाइम में तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान बना स्टूडेंट्स, उसमें हमने प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चरल सेक्टर को। एट दैट टाइम, उस टाइम में जो किसान थे हमारे बेटा, उनके पास छोटी छोटी ज़मीनें थी, बहुत अनइकोनॉमिक लैंड होल्डिंग थी, बहुत छोटी छोटी ज़मीनें थी। तो लैंड रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म कैसे लाए गए? जो ज़मींदारी सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया, लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया मोर इक्विटेबल मैनर में। जैसे सपोज करो एक फार्मर के पास 100 एकर्स ऑफ लैंड है, किसी के पास 1 एकड़ ऑफ लैंड है, तो इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे कुछ लेके इस गरीब किसान को भी दे दिया गया। ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग थी उसको कंसोलिडेट किया गया, मतलब इकट्ठा कर दिया गया। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें बनाया, हमारे कंट्री को बनाया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस किया। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सब मशीन्स, इन सब का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। पर ताशकंद में जब उनकी सडन डेथ हो गई तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया लाल बहादुर शास्त्री के बाद आई हमारी इंदिरा गांधी ने। ठीक है बात? सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, high yielding variety of seeds, fertilizer, pesticides and irrigation for more production। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ ही जाती है। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरीज में देखो, पहले तो हम प्लो हल का यूज़ करते थे, चॉल का यूज़ करते थे लैंड को टिल करने के लिए, पर अब हमारे पास ट्रैक्टर है, शोइंग मशीन है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, कंबाइंड हार्वेस्टर है, जिससे सारे काम एफिशिएंट और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स को बहुत हद तक यूज़ करना कम कर दिया है, फिर भी बेटा इंडिया के कुछ पार्ट में आज तक वो यूज़ हो रहे हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होती है बच्चा? ये सीड्स आए पर्टिकुलरली व्हीट और राइस के लिए, इनको एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया, इससे आउटपुट बढ़ गया। सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, फॉडर। फॉडर मतलब होता है, फाइबर मतलब होता है जिससे क्लॉथ बनाया जाए, फॉडर मतलब चारा। पोटैटोज तो आपको पता ही है। इन सब के लिए भी HYVs लाने की बात हुई। जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, स्टेट सीड एजेंसीज हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए, फॉडर के लिए, पोटैटो के लिए हम लोग क्या ले आए? HYVs। तो इन सब के लिए भी सीड मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, चलाने वाले हैं नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टेट सीड एजेंसीज। अब इस पेज पे यही चीज़ बचती है, इसको और हम कर लेते हैं। 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में ख़त्म हुआ था, उसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमें 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी थी नॉन फार्म सेक्टर में। एग्रीकल्चर के अलावा 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। दूसरा था जेंडर और जो सोशल गैप है स्कूल एनरोलमेंट में, लड़के ज़्यादा जाते हैं लड़कियाँ कम जाती हैं, उसको ख़त्म करना था। ब्राह्मण्स ज़्यादा जाते हैं, क्षत्रिय जाते हैं, सोशल गैप, रिच और पुअर का गैप, जेंडर का गैप, वो कम करना था, या बिल्कुल ख़त्म कर देना था, रिमूव ही कर देना था, है ना। जो जेंडर और सोशल गैप है स्कूल एनरोलमेंट में, उसको रिमूव करना था। हायर एजुकेशन को एनहांस करना था। माल न्यूट्रिशन 0 to 3rd पैदा
वो एक बच्चे से लेकर के 3 साल तक के बच्चे में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, कुपोषण की प्रॉब्लम होती है, उसको ख़त्म करना था। इलेक्ट्रिसिटी सारे गाँव तक पहुँचानी थी। 50% रूरल पॉपुलेशन को सेफ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना था। ग्रीन कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया को 1 मिलियन हेक्टर्स पर ईयर के हिसाब से बढ़ाना था। देखो 33% फॉरेस्ट होने चाहिए, इंडिया के पास 24% ही है। तो कोशिश थी 12th 5 ईयर प्लान के अंदर कि हर साल हम 1 मिलियन हेक्टर में फॉरेस्ट को बढ़ा देंगे, ग्रीन कवर को बढ़ा देंगे। बैंकिंग सर्विसेज की एक्सेस को 90% हाउस होल्ड तक पहुंचाना था। ये सब 12th 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे। ये ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरफुली पढ़ो और अलग अलग क्लासीफाई करो कि कौन सा किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है। आप लोग कर लेंगे ना? नहीं करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम कर देंगे। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स को एनकरेज किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना दी। सिंदरी, त्रोम्बे, नेवेली, रौरकीला, नंगल, ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और पेस्टिसाइड को भी यूज किया गया जिससे क्रॉप लॉस ना हो। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारी फसल में लग जाते हैं और हमारी फसल को खराब कर देते हैं, उनके लिए हम लोग लेके आ गए पेस्टिसाइड्स। इरिगेशन, 60% जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो रेनफॉल पे डिपेंड करती थी। रेनफॉल कभी तो इनसफिशिएंट होती है, कभी मोर देन इनफ होती है, जिससे क्रॉप फेलियर या लेस प्रोडक्टिविटी हो जाती है। जो हाइल्डिंग सीड्स होते हैं उन्हें बहुत बढ़िया क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है, कम पानी में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर डेवलप करना है तो प्रॉपर रिसर्च उसमें करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, इंस्टीट्यूट बनाए गए, ठीक है, जो एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट करेंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च करेंगे। डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए 1973 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कोऑर्डिनेट करेगा रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज को। फिर ICAR बना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर हुआ खत्म, सेकेंड मेजर फोकस था हमारा इंडस्ट्रीज पे। देखो अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हमारी कंट्री को आर्थिक रूप से विकसित करना है, तो हमें इंडस्ट्रीज तो चाहिए। एक प्रॉस्परस नेशन को वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा भी लिया तो उस एग्रीकल्चर से जो मिला रॉ मटेरियल है उसको अगर आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो फिर किस काम का। इसीलिए हमें इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत थी और हमें दूसरे एमिनिटीज़ भी देनी थी अपने सिटीजन्स को। एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर आ गया था जॉब देने का, उस प्रेशर को भी कम करना था। तो हमने किस पे काम करेंगे? इंडस्ट्रीज़ पे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत थोड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, से टेक्सटाइल, शुगर, हेवी इंडस्ट्रीज़ तो बिल्कुल ना के बराबर थी। इंडस्ट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया की इकोनॉमी में 50 और 51 में, वो सिर्फ 10% था। पर 5 ईयर प्लान्स के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनिशिएट किया गया और इससे ग्रेट चेंज आए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में धीरे धीरे करके हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप होने लग गई। नाउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बहुत बड़े नंबर में 5 ईयर प्लान्स में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। ठीक है बात। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम देखेंगे कि 5 ईयर प्लान्स के दौरान हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, रेलवे वैगन मतलब रेलवे के डब्बे बनाने के लिए, फर्टिलाइजर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए। कंज्यूमर गुड की भी बहुत डिमांड थी क्योंकि हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो साबुन, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट, वॉच, घड़ी, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इन सब का प्रोडक्शन भी बढ़ा। हमने रिमार्केबल ग्रोथ ली हमारे टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज में।
फिर धीरे से हमने शिप बिल्डिंग, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी लगा ली। जितना भी डेवलपमेंट था ये बताता है कि हम इंडस्ट्री की फील्ड में भी ट्रमेंडस प्रोग्रेस कर रहे हैं। नाउ कॉटेज इंडस्ट्रीज। बेटा कॉटेज इंडस्ट्रीज तो कॉलोनियल रूल के पहले भी थी, कॉलोनियल रूल के टाइम भी थी, पर ये अपने आप को इतने डेवलप नहीं कर पाई थी। आज गवर्नमेंट के बहुत सारी इनिशिएटिव हैं जो इनको ही प्रॉपर डेवलप करने के लिए लिए गए हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में होता क्या है बेटा, एक फैमिली के मेंबर बहुत छोटी कैपिटल से घर में ही छोटी छोटी मशीन या विदाउट मशीन के कुछ ना कुछ बनाने लग जाते हैं, जैसे बास्केट, टॉय, रोप, हैंडलूम। ठीक है, किसमें? कॉटेज इंडस्ट्री में। बाहर से बहुत ज़्यादा लेबर नहीं होती, बड़ी मशीन्स नहीं होती, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल नहीं होता है। तो कॉलोनियल रूल में भी थी, पर उस टाइम इनका फुल पोटेंशियल, फुल कैपेसिटी में ये काम नहीं कर रही थी। फिर हमारी गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया और इसे बढ़ावा दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एनकरेज किया डेवलपमेंट को, किसके? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इन्हें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा जल्दी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैपिटल कम लगती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट हो जाती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर गुड्स जिनकी डिमांड भी बहुत है, जल्दी जल्दी डिमांड आती है, जैसे सोप्स, होजरी, हैंड टूल्स, यूटेंसिल्स। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंसिलरी इंडस्ट्री की तरह भी काम करती हैं, जो बिगर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देती हैं, जैसे टायर बनाने वाली कंपनी, तो टायर लगेंगे कार में, ट्रक में, बस में, साइकिल में। तो साइकिल बनाने वाली, ट्रक बनाने वाली, कार बनाने वाली कंपनीज के लिए जो टायर इंडस्ट्री हुई वो क्या हो गई? एंसिलरी इंडस्ट्री, है ना। एंसिलरी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे प्रमोट कर रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, हम उन्हें टैक्स बेनिफिट देते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आप एस्टेब्लिश करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अगर आप आपकी इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में खोलोगे। ठीक है, स्मॉल सेक्टर को डेवलप करोगे। कुछ प्रोडक्ट रिजर्व हैं एक्सक्लूसिवली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनेंगे। फिर स्पेशल ट्रेनिंग देती है हमारी सरकार कि आप किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हो। तो बेटा इतने सारे बेनिफिट हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देती है, जिससे कि ये अपने आप, मतलब जो लोग हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और फिर टैक्स भी भरें। पर टैक्स भरने में कुछ इंसेंटिव्स दे देती है, कुछ बेनिफिट्स दे देती है। आप बिल्कुल इंटीरियर रूरल एरियाज़ में जाओगे, बैकवर्ड एरियाज़ में, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाओगे तो आपको स्पेशल टैक्स इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है बात। चलो, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट। किसके बेनिफिट के लिए? जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कंपेरेटिवली सस्ते दामों पे दी जाती हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनसे तो काफ़ी कम दामों पे। आज़ादी के बाद जो हमारी सरकार थी उसने हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता था। ठीक है, तो वो उनको हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल में ही रखा, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज इतना पैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली थी, और अगर करती तो उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी चाहिए पड़ता, जो कि मिलता नहीं है पब्लिक फैसिलिटीज़ देने वाली कंपनीज को। सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। जो मनी में इन्वेस्ट की जाती है कम फ्रॉम द टैक्सेस। मतलब अब आप बोलोगे कि सरकार इतना बड़ा, इतना सारा पैसा कहाँ से लगा लेती है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो उसके पास पैसा आता है बेटा वो जब टैक्स हम पे करते हैं, कुछ उस पैसे से। कई बार अब जैसे ये इंडस्ट्रीज हैं, ये काम करेंगी, प्रॉफिट बनाएंगी, तो वो किसका होगा? गवर्नमेंट का। तो उस पैसे से भी गवर्नमेंट नई फैक्ट्रीज ओपन अप कर सकती है। तो पब्लिक सेक्टर कैसे ओपन होता है बच्चा? हमारे टैक्स के पैसे से, प्लस जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके
प्रॉफिट से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट बोले तो जैसे BHEL प्रॉफिट करेगी तो और दूसरी सरकारी कंपनीज खड़ी कर सकती है। चलो, प्राइवेट सेक्टर में वो बिजनेस एक्टिविटीज आएंगे जो प्राइवेट इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहे हैं, जहां उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस, अडानी, सॉरी, टिस्को, TCS, भारती एयरटेल, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। ज्वाइंट सेक्टर भी होता है जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज साथ मिलके काम करती हैं, जैसे मारुति उद्योग। नाउ सोशल सेक्टर, स्टूडेंट्स, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशल वेलफेयर भी देखे। तो इस सोशल वेलफेयर को इंश्योर कराने के लिए, सोशल वेलफेयर में आता क्या क्या है बच्चों? ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हाउसिंग फॉर ऑल सिटीजन। तो गवर्नमेंट इस फील्ड में भी काम करती है, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च करती है गवर्नमेंट सोशल सेक्टर्स के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया। ठीक है, इस प्रोग्राम का मेन मोटो था एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करना, एनकरेज करना। 6 साल से 14 साल के जितने बच्चे थे, भले ही उनकी कास्ट कोई भी, उनका जेंडर कोई भी हो, सबको एजुकेशन देना सर्व शिक्षा अभियान का एम था। और ये टाइम बाउंड भी था, विद इन अ टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, और इंडियन गवर्नमेंट ने किया भी। सैनिटेशन, इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम्स जैसे कि पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार 2002 में लॉन्च किया गया रूरल सैनिटेशन को देखते हुए। अर्बन एरियाज में रिसाइकलिंग, रीयूज की गई ऑफ सीवेज। इन अर्बन एरियाज रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ सीवेज इज एनकरेज्ड। हाइजीन को इंश्योर कराने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम लेके आए अक्रॉस कंट्री में। स्वच्छ भारत मिशन आया 2 अक्टूबर 1914 को, और ये रूरल और अर्बन ही दोनों ही एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया। हेल्थ, बहुत सारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खुले रूरल एरियाज में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लेके आए 2005 में, जिससे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिले रूरल पॉपुलेशन को पूरी कंट्री में। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया, हेल्थ केयर अर्बन पुअर को, जो स्लम्स में जो लोग रहते हैं उनके लिए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लेके आए। फिर एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, मगनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसमें जो रूरल एरियाज में थे वर्कर्स, उनको 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया गया गवर्नमेंट की साइड से। और गवर्नमेंट ने बोला देखो, या तो हम तुम्हें 100 दिन का काम देंगे, और अगर बाय चांस हम वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, आपको 100 दिन का काम नहीं दे पाए, तो हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देंगे। आई बात समझ में? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005 में आया, जिसका मेन मोटिव था 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी करना रूरल हाउस होल्ड्स को, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को। बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को अगर 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट हम नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे भाई? उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे देंगे, घर बैठे का पैसा दे देंगे। ये स्कीम लेके आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस की स्कीम है ये। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी की रीन में आया था, बीजेपी की गवर्नमेंट में आया था। हाउसिंग, आप लोगों ने नायक मूवी देखी होगी ना, अनिल कपूर वाली नायक, शायद देखी हो, जिसमें वो अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेते हैं। उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरकार होती है वो घर बना के देती है गरीबों को, और कुछ लोग उन घरों को भी किराए से देके कहीं और स्लम बना लेते हैं। वही वाले हाउसिंग की बात कर रहे हैं। तो पुअर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अर्बन स्लम में प्रोग्राम आया, बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर, BSUP, बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर, एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, IHSDP, इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इनिशिएट किया गया। इसका एम था हाउसिंग फैसिलिटीज देना,
बेसिक सर्विसेज देना, सिविक कम्युनिटीज़ देना अर्बन पुअर को। रूरल एरियाज़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आई, शहरों में स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम आए और गांव में रूरल एरियाज़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आई। रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत निर्माण प्लान आया जो कि 2005 में शुरू हुआ। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि ऑल वेदर रोड बनाना, मतलब पक्की रोड बना देना जो सारे वेदर में, समर में भी, विंटर में भी, रेनी सीजन में भी काम करे। टेलीफोन प्रोवाइड कराना विलेज तक कम्युनिकेशन के लिए, साफ स्वच्छ पानी देना, इलेक्ट्रिसिटी देना रूरल हाउस होल्ड्स को। 60 लाख हाउसेस बनाए गए पुअर्स के लिए अंडर दिस स्कीम, और 1 करोड़ हेक्टर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। ठीक है बात। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।